आज की चर्चा एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोट अक्सर सीधे और ईमानदार लोगों को ही क्यों लगती है? हम्म। क्यों उनकी अच्छाई को ही मतलब उनकी कमजोरी मान लिया जाता है? हमारे हाथ जो ऑडियो बुक के कुछ अंश लगे हैं वो कहते हैं कि दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती, बल्कि समझ से चलती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम एक नक्शा खोलने जा रहे हैं। ये उस दुनिया का नक्शा है जो हमारे चारों ओर है, लेकिन अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। शक्ति, प्रभाव और छिपे इरादों की दुनिया। बिल्कुल। और कहा जाता है कि इस नक्शे को समझे बिना हम अनजाने में दूसरों के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम इस नक्शे को पढ़ना सीख सकते हैं, और क्या इसे पढ़ने की कोशिश हमें सिनिकल बना देगी? ये एक बहुत बड़ा डर है और जायज भी है। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? इस मैकियावेलियन सोच की जो नींव है वो क्रूरता नहीं बल्कि सच्चाई को देखने की हिम्मत है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि लोग हमेशा ऊंचे आदर्शों पर नहीं चलते। अच्छा। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हर कोई अच्छे इरादों से ही काम कर रहा है, तब तक हम उनके असली इरादों को देख ही नहीं पाएंगे। तो ये चर्चा किसी को बुरा बनाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को वैसा देखने के बारे में है जैसी वो असल में है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब ये सोच दुनिया को देखने का कौन सा नया चश्मा देती है? इसकी शुरुआत इंसान को समझने के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कह सकते हैं कड़वे सच से होती है। और वो क्या है? कि इंसान असल में 3 चीजों से चलता है: डर, इच्छा और स्वार्थ। बस 3 चीजें? हाँ, कोर में यही है। बाकी सब बातें जैसे नैतिकता, आदर्श, सिद्धांत, ये अक्सर इन 3 के ऊपर डाली गई परतें होती हैं। तो सबसे पहली बात जो ये सोच सिखाती है वो है लोगों को वैसे देखो जैसे वे हैं। न कि वैसे जैसे वे खुद को दिखाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब हर मुस्कुराहट के पीछे दोस्ती नहीं है, और हर मदद के पीछे निस्वार्थ भावना नहीं है। हाँ, ये सुनने में तो थोड़ा अकेला कर देने वाला लगता है। बिल्कुल। और यही इसकी पहली कीमत है। हम्म। देखिए, इस सोच की 3 मुख्य बुनियादें हैं। अच्छा, 3? हाँ, पहली है स्पष्टता। ये मान लेना कि रिश्तों में भी लेन देन होता है और ताकत का पल्लड़ा अक्सर नैतिकता से भारी होता है। जब आप ये स्वीकार नहीं करते तो असल में आप दुनिया को नहीं खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और दूसरी बुनियाद? आपने कहा 3 है। दूसरी है भावनाओं से दूरी। मतलब इमोशनल डिटैचमेंट? हाँ, एक तरह से, क्योंकि भावनाएं हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती हैं। सही बात है। और जो आपकी भावनाओं को उकसा सकता है वो आपके दिमाग पर काबू पा लेता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि महसूस करना बंद कर दें। मतलब ये है कि महसूस करो, लेकिन उस भावना के आधार पर तुरंत फैसला मत करो, थोड़ा रुको। लेकिन भावनाओं से दूरी बनाए रखना असल जिंदगी में कितना मुमकिन है? क्या ये हमें इंसान से मशीन नहीं बना देगा? जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स में अगर कोई बॉस गुस्से का दिखावा कर रहा है, तो भावनाओं से दूरी का मतलब क्या ये है कि हम उस गुस्से पर रिएक्ट ही ना करें? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब पत्थर बनना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि सामने वाले का गुस्सा असली है या एक रणनीति। अच्छा। अगर आप भावनाओं में बहकर तुरंत डर जाएंगे या खुद भी गुस्सा हो जाएंगे, तो आप वो ही कर रहे हैं जो शायद वो करवाना चाहता है। दूरी का मतलब है उस गुस्से को एक जानकारी की तरह देखना, न कि एक हमले की तरह। और फिर सोचना कि इस जानकारी का मैं क्या करूं। समझ गया। और तीसरी बुनियाद? तीसरी और सबसे अहम बुनियाद है शक्ति की असली परिभाषा को समझना। असली ताकत चिल्लाने या आदेश देने में नहीं होती, वो शांत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नदी में सबसे गहरा हिस्सा सबसे शांत होता है, शोर तो उथली जगहों पर होता है। वाह। शक्ति वैसी ही है। वो हालात का बहाव ऐसे मोड़ देती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। ये तब होता है जब आप लोगों के डर, उनकी इच्छाओं और वो क्या खोना नहीं चाहते, इसे समझ लेते हैं। ये बात तो थोड़ी उलझाने वाली है। मतलब जो लोग सबसे ज्यादा नैतिकता या उसूलों की बातें करते हैं, हमें उन पर शक करना चाहिए? शक नहीं, पर सजग रहना चाहिए। अक्सर जो लोग किसी एक गुण का बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, वो शायद अपने भीतर उसी गुण की कमी को छिपा रहे होते हैं। अच्छा। ये सोच आपको दुनियादारी सिखाती है, जिसके बदले में आपको आत्मसुरक्षा और स्पष्टता मिलती है, भले ही थोड़ी देर के लिए अकेलापन महसूस हो। चलिए मानव सभा पर और गहराई में चलते हैं। आपने कहा कि इंसान डर, इच्छा और स्वार्थ से चलता है, लेकिन हम तो खुद को मतलब तर्क और विवेक से चलने वाला मानते हैं।
यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे फैसले तर्क से उतने नहीं लिए जाते जितने डर और इच्छा के बीच के तनाव से लिए जाते हैं। इंसान को उसके आदर्शों से नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं से समझना चाहिए। कोई शांति की कितनी भी बातें करे, लेकिन अगर अपनी इज्जत पर एक छोटे से सवाल से भी वो भड़क उठता है, तो समझ जाइए कि उसकी दुखती रग कहाँ है। हाँ, ये तो है। आदर्श तो हमें सिखाए जाते हैं, प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर से निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि वे दबाव में या जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता तब कैसे व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मानव स्वभाव के कुछ नियम साफ दिखते हैं। पहला, लोग खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। हाँ, ये तो मैंने देखा है। वे अपने गलत कामों के लिए भी कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। मजबूरी थी, हालात ही ऐसे थे, उसने मुझे उकसाया। इसे वो आत्म सुरक्षा के लिए करते हैं। दूसरा, लोग हमेशा ताकत की तरफ झुकते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें विनम्रता पसंद है, लेकिन सम्मान उसी का करते हैं जो अपनी सीमाएं तय करता है और उन्हें लागू भी करता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है और हर बात पर झुक जाता है, लोग उसे पसंद तो करते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लेते। एकदम सही। उसकी बातों का वजन कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि अनजाने में वो ये संकेत दे रहा है कि उसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये सारे नियम सिर्फ दूसरों पर नहीं, हम पर भी लागू होते हैं। सही बात है। जो इंसान खुद की इन कमजोरियों को नहीं समझता, वो दूसरों को समझने का सिर्फ नाटक ही कर सकता है। खुद को समझना दूसरों को पढ़ने की पहली सीढ़ी है। आपने डर की बात की थी। डर को अक्सर एक नेगेटिव चीज, एक कमजोरी माना जाता है, लेकिन ये सोच उसे अलग तरह से देखती है। हाँ, ये सोच मानती है कि डर इंसान का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद गाइड है। इंसान ने सबसे पहले नैतिकता नहीं, बल्कि खुद को बचाना सीखा था। शक्ति यूं नहीं जो आपको कुछ करने पर मजबूर करे, शक्ति वो है जो आपको कुछ न करने से डरा दे। जब किसी को ये डर हो कि चुप न रहने पर उसकी नौकरी, इज्जत या कोई रिश्ता छिन जाएगा, तो उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही चुप हो जाता है। हाँ, और ये नियंत्रण बहुत सटल तरीकों से काम करता होगा। बहुत ज्यादा। इसका एक बहुत शक्तिशाली रूप है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, जो व्यक्ति हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है, जिसका हर कदम पहले से पता हो, वो धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन जब लोग ये नहीं जानते कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप नाराज होंगे या शांत रहेंगे, हाँ कहेंगे या ना, तो वे आपके साथ व्यवहार करने से पहले ज्यादा सोचते हैं। एग्जैक्टली। वे अपने कदम खुद ही सीमित कर लेते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जानबूझकर अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार करना चाहिए? क्या इसमें भरोसेमंद न दिखने का खतरा नहीं है? यह एक बहुत महीन रेखा है। इसका मतलब अविश्वसनीय बनना नहीं है, बल्कि अपनी हर प्रतिक्रिया को जाहिर न करना है। हमेशा एक जैसा रिएक्शन न देना। अच्छा। और एक और डर होता है, सामाजिक डर, भीड़ से अलग दिखने का डर। लोग अक्सर सच के साथ नहीं, बल्कि बहुमत के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए जो भीड़ में खो जाता है, उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। तो यहाँ खुद से पूछने वाला सवाल क्या होना चाहिए? सवाल ये है, मेरे इस डर से किसे फायदा हो रहा है? अगर डर आपको किसी खतरे से बचाने के लिए सतर्क कर रहा है, तो वो आपका दोस्त है। और अगर नहीं कर रहा तो? लेकिन अगर डर आपको सवाल पूछने से, सच बोलने से या कोई सही कदम उठाने से रोक रहा है, तो वो आपका नहीं, किसी और का हथियार है। और ये हथियार सिर्फ डर तक सीमित नहीं है ना। मुझे लगता है हमारी भावनाओं का भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे अचानक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भावनाओं के जरिए खेले जाने वाले सामाजिक खेल सबसे आम है, और प्रशंसा या तारीफ उसमें सबसे पहला हथियार है। तारीफ सुनकर इंसान का कवच नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो हमारी पहचान की भूख को छूती है। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये तारीफ सबके सामने हो रही है या अकेले में? इसके ठीक बाद मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि रणनीति के तहत की गई तारीफ असल में आपको किसी काम के लिए तैयार कर रही होती है। यानी ये सीधे सीधे आरोप लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के अपनी अच्छाई की छवि पर सवाल उठाने के बारे में है, ताकि वे खुद को सही साबित करने के लिए आपकी बात मान ले। बिल्कुल। और भी हथियार हैं, जैसे सहानुभूति। सहानुभूति? हाँ,
यहाँ ये देखना होता है कि कोई अपना दुख आपसे बांट रहा है या आप पर बोझ डाल रहा है। जब कोई बार बार सिर्फ अपना दुख सुनाता है और आपकी कोई नहीं सुनता, तो वो सिर्फ साझा नहीं कर रहा, वो आप पर एक भावनात्मक जिम्मेदारी डाल रहा है। और अपराध बोध या गिल्ट एक और हथियार है, अपराध बोध। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, या मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। ये वाक्य शांत होते हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। ये आपकी अच्छाई की छवि पर चोट करते हैं। हाँ, ये तो हम अपने परिवारों में, दोस्ती में बहुत देखते हैं। और गुस्से का क्या गुस्सा भी एक हथियार हो सकता है? हो सकता है। कई बार गुस्सा असली भावना नहीं, बल्कि एक प्रदर्शन होता है। अच्छा। इसका मकसद होता है बातचीत को वहीं रोक देना, ताकि और मुश्किल सवाल ना पूछे जाएं। और इन सब में सबसे खतरनाक भूमिका होती है पीड़ित की भूमिका, यानी विक्टिम कार्ड खेलना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जो व्यक्ति हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है, वो हर तरह की आलोचना और जिम्मेदारी से बच जाता है। अगर आप उससे कोई सवाल पूछें, तो आप ही बुरे या निर्दयी कहलाएंगे। ये तो हम सोशल मीडिया पर हर रोज देखते हैं, जहां कोई अपनी कहानी इस तरह रखता है कि उन पर सवाल उठाने वाला ही विलन बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में सही प्रतिक्रिया क्या है? यह सोच यहाँ संतुलन सिखाती है, न तो कठोर बनना है, न ही उस जाल में फंसना है। ये समझना है कि हो सकता है उस व्यक्ति की पीड़ा सच्ची हो, लेकिन जिस तरह से वो उसे पेश कर रहा है, वो शायद निष्पक्ष ना हो। आप सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी कहानी को बिना सवाल किए मान लेने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए अब नेतृत्व या लीडरशिप पर आते हैं। इस सोच के हिसाब से एक लीडर कैसे बनता है? देखिए, लीडरशिप अक्सर चुनी नहीं जाती, वो मुश्किल हालात में उभर कर सामने आती है। जब सब कुछ अनिश्चित होता है, जब लोग घबराए हुए होते हैं, तो वे उस एक व्यक्ति की ओर देखते हैं जो सबसे कम घबराया हुआ दिखता है। अच्छा। यहाँ शांति कोई योग या ध्यान की अवस्था नहीं है। शांति एक संकेत है। जिसका मन स्थिर है, लोग उसे अपने आप ही सक्षम मान लेते हैं, और लोगों का यही मान लेना ही नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। मुझे एक बात यहाँ पर थोड़ी उलझा रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्पष्ट होना नेतृत्व के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ हमने पहले सुना कि अनिश्चितता भी शक्ति का एक रूप है। इन दोनों बातों में संतुलन कैसे बनता है? यह नेतृत्व का सबसे बड़ा विरोधाभास है। नेतृत्व का मतलब हमेशा सही होना नहीं, बल्कि स्पष्ट होना है। लोग चाहते हैं कि कोई फैसला ले, क्योंकि अनिश्चितता उन्हें थका देती है। सही बात है। जो व्यक्ति फैसले का बोझ उठाने को तैयार हो जाता है, नियंत्रण उसी के हाथ में आ जाता है। लेकिन साथ ही एक लीडर को यह भी पता होना चाहिए कि क्या छुपाना है। ये छल नहीं है, ये संरचना है। अगर आप अपने सारे डर, सारी शंकाएं और सारी योजनाएं सबको बता देंगे, तो आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से दूरी बनाए रखना जरूरी है। हाँ, दूरी का एक बहुत गहरा नियम है। बहुत ज्यादा पास आने से सम्मान घटता है, और बहुत ज्यादा दूर हो जाने से संबंध टूट जाता है। सही दूरी बनाए रखना एक कला है। हाँ, और एक दिलचस्प बात और है, कभी-कभी अपनी गलती मान लेना नियंत्रण का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। वो कैसे? क्योंकि यह लोगों को दिखाता है कि आप ईमानदार हैं, और इससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे किसी का प्रभाव बढ़ता है, क्या उसके लिए सच्ची सलाह पाना मुश्किल नहीं हो जाता? लोग तो वही कहने लगते हैं जो लीडर सुनना चाहता है। और यही नेतृत्व का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा अकेलापन है। जब आप शक्ति के शिखर पर होते हैं, तो सच आप तक पहुंचना बंद हो जाता है। तो ये सब जानने के बाद हम एक अजीब मोड़ पर आ जाते हैं। एक तरफ ये ज्ञान हमें दुनिया की असलियत दिखाकर समझदार बनाता है, दूसरी तरफ ये हमें कठोर और शक्की बना सकता है। तो क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल करना हमेशा सही है? देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मोड़ सकते हैं या नहीं। तो फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं। यहीं पर नैतिकता और व्यक्तिगत सीमाएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो वो नैतिक सीमाएं क्या हैं? खुद को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोका जाए? पहला और सबसे जरूरी नियम है, जो नियम आप दूसरों पर लागू कर सकते हैं, उसे खुद पर भी लागू होते देखने के लिए तैयार रहें। दूसरा, मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, ये वाक्य बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इस एक वाक्य की आड़ में हर तरह के हेरफेर को सही ठहराया जा सकता है। असली नैतिकता ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। असली नैतिकता ये है कि जब आपके पास कुछ गलत करने की पूरी ताकत हो, तब आप क्या ना करने का फैसला लेते हैं। आपकी सीमाएं ही आपकी असली पहचान है। हाँ। और मुझे लगता है इसका एक और खतरा है अहंकार।
ये सोच लेना कि अब मैं सबको समझता हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूँ। बिल्कुल। जबकि समझ का उद्देश्य दूसरों से ऊपर उठना नहीं, बल्कि चीजों की गहराई में जाना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैकियावेलियन सोच आपको हर खेल खेलने के लिए नहीं कहती। तो फिर क्या कहती है? ये आपको ये चुनने की शक्ति देती है कि कौन सा खेल खेलने लायक है और कौन सा खेल बीच में ही छोड़ देना है। दूसरों के बनाए खेल से बाहर निकल जाना। जी, यही असली आजादी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? ये कोई तकनीकों की लिस्ट है या कुछ और? ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक दृष्टि है, एक नजरिया है, एक ऐसा चश्मा जो आपको लोगों के शब्दों से आगे जाकर उनके इरादों और जरूरतों को देखने की क्षमता देता है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अंधे ना रहें। हाँ, ताकि कोई आपको अपनी शतरंज का एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल न कर सके। और याद रखने वाली बात शायद यह है कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और लालच को नियंत्रित करने में होती है। एकदम सही। और अगर ये सब सुनकर थोड़ी बेचैनी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये ज्ञान अपना काम कर रहा है। अच्छा। क्योंकि सही और गहरी समझ हमेशा आरामदायक नहीं होती, वो हमें थोड़ा हिलाकर रख देती है। चर्चा में एक पंक्ति थी, जो व्यक्ति अपनी हर सीमा तोड़ देता है, वो अंत में खुद को भी नहीं पहचान पाता। तो आज सोचने के लिए एक विचार ये है कि इस दुनिया की समझ को जानते हुए अपनी कौन सी एक व्यक्तिगत सीमा है जिसे अब और भी मजबूती से पकड़ कर रखना चाहेंगे, ये जानते हुए कि वही आपकी असली पहचान बनाती है।